तो सिविल सेवा परीक्षा का अंतिम चरण होता है आपका इंटरव्यू। चाहे आईएएस का एग्ज़ाम हो, यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम हो, बीपीएससी का एग्ज़ाम हो, जितने भी हैं सब में इंटरव्यू रखा गया है। और इंटरव्यू तक पहुंचते पहुंचते आप में निश्चित तौर पे नॉलेज का स्तर अच्छा हो जाता है। और ये कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि इंटरव्यू नॉलेज का टेस्ट नहीं होता है। ये आप जब कभी सिलेबस पढ़ेंगे तो इंटरव्यू में ये भी है कि आपकी पर्सनालिटी का टेस्ट है। आपके व्यक्तित्व परीक्षण को लेकर के पूरा का पूरा साक्षात्कार आयोजित किया जाता है। लेकिन इसका जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, देखिए अभी यूपीपीसीएस के द्वारा रिज़ल्ट आया, रिज़ल्ट आते ही तुरंत ही जिन बच्चों के इंटरव्यू होने थे उनकी तिथि भी आ गई। तो जब कभी आपका इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा, यानी मेंस आप क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद आपको साक्षात्कार तिथि दी जाएगी कि किस दिन आपका इंटरव्यू होना है। तो आम तौर पे एक लंबी अवधि 10 से 15 दिन की अवधि तक चलता है। जैसे 15 दिन की अवधि के आसपास ये पूरा का पूरा चलेगा इंटरव्यू, है ना। 21 तारीख से स्टार्ट है और आपका 5 अगस्त तक ये चल रहा है। बहुत सारे बच्चे इसमें, कल का दिन जो है पूरा मेरा इसी में था। बहुत सारे बच्चे थे जिनका एक सबसे बड़ा जो मतलब इंटरव्यू जब आप देने जाएंगे तो सबसे पहली दुविधा ये होती है कि मुझे वरीयता क्रम चुनना होता है कि मैं किस पद को ऊपर रखूं, किस पद को नीचे रखूं। हर एग्ज़ाम वाइज अलग अलग है। जैसे आईएएस के एग्ज़ाम के पद अलग हैं, वहाँ पर एक प्रेफरेंस सीट आपको भरनी पड़ेगी कि क्या आप वरीयता में पहले रख रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ी दुविधा होती है। मतलब आप इसको साधारण संकट मत समझिए कि पद के बारे में एक तो आपको जानकारी हो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे किसी से सलाह नहीं लेते और प्रेफरेंस सीट भरते हैं और अंत में ये होता है कि अच्छी रैंक आने के बाद भी मन मुताबिक पद नहीं मिल पाता है। तो ये जानकारी का अभाव होता है। लिस्ट में संख्या बहुत ज़्यादा होती है। इस बार 2021 में लगभग 29 पद थे यूपीपीसीएस में, है ना। हर साल अलग अलग होता है। कई बार वैकेंसी नहीं रहती हैं कुछ पदों की, तो वो पद नहीं रहेंगे, कुछ नए पद भी जुड़ सकते हैं। तो ये आयोग हर बार एक लिस्ट जारी करता है, उसमें पद की संख्या भी बताता है और उसमें बताता है कैटेगरी वाइज किस पे कितने पद हैं। तो जब भी आपका मेंस का एग्ज़ाम होता है तो वहाँ पर एक दुविधा आपके अंदर पद की होती है। और सबसे ज़्यादा दुविधा होती है टॉप 10 जो पोस्ट होती है ना, कि टॉप 10 में किसको रखें। ऐसी 10 पोस्ट कौन सी हो, इसके बाद फिर वेतनमान को ध्यान में रख लिया जाता है कि पे ग्रेड किसका ठीक है उसको रख लेते हैं पे ग्रेड के हिसाब से। कुछ 5400 पे ग्रेड के हैं, 4200 पे ग्रेड की हैं, तो उस हिसाब से भी वरीयता कम बहुत सारे बच्चे तय करते हैं। लेकिन एटलीस्ट आपके पास एक सही समझ होनी चाहिए, ताकि कल के दिन आप जो है अपना इस स्तर पे कि बाद में आपको पछताना पड़े, सोचना पड़े। तो जब भी आप एग्ज़ाम देने जाओगे उस समय आपको सलाह मशविरा थोड़ा सा पूछना चाहिए, समझना चाहिए, है ना। अभी जितने लोग मेंस देने जा रहे हैं, कल मैं बहुत सारे बच्चों का वरीयता क्रम ही तय करवा रहा था कि भाई आपको क्या सूटेबल लगता है। देखो दरअसल होता क्या है, कई बार आपको अट्रैक्ट क्या चीज़ कर रही है। कई बार सिविल सर्विसेज में भी बहुत सारे लोगों को आईपीएस पसंद आता है। यूपीएससी करने के बाद उनको लगता है हमें आईपीएस में जाना है। और इसमें भी जैसे कल कई बच्चे थे, उनको कहना था कि सर हमें डिप्टी एसपी में जाना है ना, डीवाईएसपी पे जाना है। तो पुलिस उपाधीक्षक की पोस्ट भी है। लेकिन कुछ लोग हैं जो डिप्टी कलेक्टर डालते हैं, आईएएस का पद डालते हैं सबसे पहले। लेकिन मेरे हिसाब से यदि सोची समझिए तो आपकी चॉइस हो सकती है कि आप पुलिस में जाएंगे, क्योंकि और या फिर आप प्रशासनिक सेवा में जाएंगे। पुलिस सेवा के लिए कुछ आपकी मतलब क्वालिफ़िकेशंस आपके अंदर होनी चाहिए। आपकी हाइट होनी चाहिए, आप में एक वेट होना चाहिए, आपका जो है थोड़ा सा फिजिकल सही होना चाहिए, मेडिकल सही होना चाहिए। सब चीज़ों को लेकर के पैरामीटर आपके दिए होते हैं। जब नोटिफिकेशन आता है तो उसमें अलग अलग जो पदवाज, कई पदों के लिए आपके अंदर फिजिकल, मेडिकल, ये सब चीज़ें भी देखी जाती हैं। तो मेरे हिसाब से कभी भी आप वरीयता क्रम चुने तो चुनते समय आपको कुछ ध्यान में रखना चाहिए। देखिए यहाँ पे मैं कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए आयोग के द्वारा, मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको लगभग थोड़ा सा आइडिया लगे कि आयोग क्या क्या कहता है, क्या क्या चीज़ें आपको इंटरव्यू में ज़रूरत पड़ती हैं, आपको जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे कई सारे पदों को लेकर अलग अलग इन्होंने सारी चीज़ें लिख रखा है। मैं आपको वर्बली बता देता हूँ क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। पहली बात तो देखो, बहुत सारे बच्चों के साथ होता क्या है, जब आप एग्ज़ाम दे रहे होते हो सकता है आपने ग्रेजुएशन किया है और
मास्टर आपका थोड़ा सा टाइम कंप्लीट होने में, या फिर हो सकता है डिग्री नहीं आई हो, मार्कशीट नहीं आई हो, तो आप उसमें सबमिट नहीं करते हैं, आप नहीं लिखते हैं कि भाई आपने मास्टर किया या कोई अदर क्वालिफ़िकेशन आप लोग। क्योंकि देखो कई बार होता है 2 साल की अवधि तो प्रिपरेशन की होती है। तो जैसे अभी मैंने भी आप लोगों को सलाह दी है कि मास्टर्स करके रखिए आप अपना, मतलब ऐसा नहीं है कि ग्रेजुएशन किया और सिविल सर्विसेज में लग गए, वो ठीक है, बट साथ में कुछ करते रहिए, अपना मास्टर्स करते रहिए, नेट को देते रहिए, मतलब वो भी ज़रूरी है। एकेडमिक आपको फेल्योर नहीं होना है। तो कई बार होगा कि इंटरव्यू आते आते आपकी हो सकता है कि डिग्री आपके हाथ में आ जाए, तो ऐसे में दुविधा वाली ज़रूरत नहीं है कि बहुत दुविधा में आप आ जाइए कि भाई मुझे इसको आयोग को, क्योंकि यदि आप उस डिग्री को लगाएंगे भी तो कई सारे पोस्ट है, कई सारे पद ऐसे होते हैं जिनमें विशेष अर्हता चाहिए होती है ना। कहीं पर आपको, जैसे इसमें इस बार प्रधानाचार्य की पोस्ट थी, काफ़ी बड़ी संख्या में इस बार प्रधानाचार्य की पोस्ट यूपी पीसीएस में आई थी। तो प्रधानाचार्य की पोस्ट लगभग 292 पोस्ट थी। आप खुद सोच सकते हैं कितनी बड़ी संख्या है। मतलब यदि 400-500-600 की वैकेंसी में 292 पोस्ट प्रधानाचार्य की आ जाए, तो उसके लिए फिर आपको स्पेशल आपके पास होना चाहिए, मास्टर होना चाहिए, आपका बीएड होना चाहिए, वो सब चीज़ों के लिए विशेष अर्हता वहाँ पे दी होती है प्रधानाचार्य पद के लिए। यहाँ पे भी लिखा होगा कहीं पे, ये देखिए, प्रधानाचार्य पद हेतु साक्षात्कार में सम्मिलित हो रहे अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि 3 वर्षीय शैक्षणिक अध्यापन अनुभव, मतलब अध्यापन अनुभव भी चाहिए, प्रमाण पत्र होना चाहिए उनके पास, मूल आवेदन के साथ आयोग की विज्ञप्ति, मतलब कि ये सब चीज़ें होनी चाहिए उनके पास। तो डॉक्यूमेंटेशन आपका सबसे पहली प्रायोरिटी कि डॉक्यूमेंट जो आपने आयोग को बताएं, मेंस में वैसे आपके डॉक्यूमेंट सबमिट करवा लिए जाते हैं। यूपी पीसीएस में मेंस में एक आपके पास हार्ड कॉपी जो है आयोग के पास जाती है, और इसमें यूपीएससी में भी मेंस में सारा कुछ हो जाता है, मतलब मेंस में ही आपके डॉक्यूमेंट आ जाते हैं। तो डॉक्यूमेंट के साथ हेरफेर आप नहीं कर सकते हैं। अब रही बात प्रेफरेंस सीट में, तो हमेशा मेरा एक पद को लेकर जो दुविधा होती है बच्चों की, उसमें पहली मेरी हमेशा सलाह रहती है कि आप चाहे, ठीक है आपको चाहिए कि आप डिप्टी एसपी यदि आपको चाहिए, तब भी आप हमेशा कभी भी डीवाईएसपी के साथ भी डिप्टी कलेक्टर का पद, जो एसडीएम का पद होता है, या फिर आईएएस में जो आईएएस का पद होता है, उसको कभी इग्नोर ना करें। उसको सबसे पहली प्रायोरिटी ही रखें वरीयता क्रम में। और आमतौर पे सब करते हैं, आमतौर पे पहचान बनी, यूपीएससी की पहचान ही आईएएस एग्ज़ाम है, या यूपी पीसीएस की पहचान ही डिप्टी कलेक्टर एसडीएम की पोस्ट है। नॉर्मली हम यही बात करते हैं। तो एक सबसे बड़ा ओहदा है, सबसे ज़्यादा पावर, सबसे ज़्यादा अथॉरिटी यदि किसी पद के पास है तो वो आपका डिप्टी कलेक्टर का पद है ना, डिप्टी कलेक्टर या कहीं पे एसडीएम बोलते हैं, है ना। तो आपको इस पद को सबसे ऊपर रखना चाहिए कभी भी वरीयता क्रम में, डिप्टी कलेक्टर नंबर 1। इसके बाद दूसरे नंबर पे आप डीवाईएसपी रख सकते हैं, क्योंकि आपको यदि पुलिस प्रशासन, क्योंकि सब चाहते हैं कि चल जाए, यदि आपकी मेडिकल फिजिकल सब कुछ ठीक है, या फिर जो पैरामीटर्स दिए गए हैं उन पैरामीटर्स पे आप खरे उतर रहे हैं, तो आपका दूसरा वरीयता क्रम पुलिस उपाधीक्षक का होना चाहिए। स्टेट पीसीएस की बात कर रहा हूँ, ठीक है, पुलिस उपाधीक्षक मतलब डीवाईएसपी का पद। इसके बाद तीसरे में, अब यहाँ से तीसरे से कन्फ्यूजन चालू होता है। यूपीएससी में तब भी क्लियर है कि चलो इसके बाद ये रख लेंगे, इसके बाद ये रख लेंगे, लेकिन जो पीएससी वगैरह होती हैं, कई बार पोस्ट वो होती हैं, कई बार नहीं होती, तो पता नहीं होता। अब आपसे भी पूछ लूँ तो शायद हो सकता है आपको पता ही ना हो कि यूपी पीसीएस में पोस्ट कौन कौन सी हैं। एक लंबी फहरिस्त है और उनमें से आपको चुनना होता है। तो तीसरे में एक तो जिला पंचायती राज अधिकारी का एक पद होता है, मुझे बहुत पसंद है ये पद, लेकिन इस बार तो वैकेंसी जनरल कैटेगरी वालों के लिए नहीं थी, 4 वैकेंसी थी इस बार, तो ये वैकेंसी के ऊपर है। जनरल वालों के पास इस बार जिला पंचायती राज अधिकारी का पद जो है वो प्रेफरेंस सीट में डालेंगे भी, जब वैकेंसी नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन बट फिर भी प्रेफरेंस सीट में आप डाल सकते हो सकता है रिजल्ट आते आते ऐड हो जाए, कई बार वैकेंसी आपकी ऐड हो जाती है ना, तो भी आपको एक अच्छा पद मिल जाएगा। तो तीसरे नंबर पे जिला पंचायती राज अधिकारी है, या फिर एक पद मुझे और अच्छा लगता है इसमें, वो है अधिशासी अधिकारी का। अधिशासी अधिकारी ये आपका म्यूनिसिपल नगर आयुक्त, इसमें नगर विकास आयुक्त के रूप में इसको देखते हैं। तो जो महानगर हैं या फिर जो भी नगर हैं, उन नगरों में जो है एक बहुत बड़ा पद होता है आपका अधिशासी अधिकारी श्रेणी 1 का, ठीक है। तो सहायक नगर आयुक्त के तौर पे आपका ज्वाइनिंग होता है इसमें, ये पद भी मुझे अच्छा लगता है। तो तीसरे नंबर पे इसको रखा जा सकता है, अधिशासी अधिकारी को, ये भी पद बहुत अच्छा है। और अधिशासी अधिकारी के बाद जो है ये, मतलब जब आप कभी इन पदों के बारे में समझेंगे तो आपको देखो वेतनमान, पे ग्रेड सबका सेम ही है, मतलब कोई इनमें अंतर नहीं दिखेगा। इनमें उत्तरदायित्व, अथॉरिटी, पावर, इनमें अंतर आता है ना। जिम्मेदारियां अलग अलग हो जाती हैं, कोई है बहुत जिम्मेदारी भरा कार्य है, तो
अलग अलग जो है व्यस्तताएं हैं, हर एक पद की दायित्व अलग अलग है, तो उस हिसाब से आपको ध्यान में रखना चाहिए कि आपको किस दायित्व पे आपको ज़्यादा मज़ा आएगा, ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा, तो पहले प्रायोरिटी उन्हें दीजिए। बाकी लास्ट में देखो जो मिलेगा, छोड़ोगे तो कुछ भी नहीं, है ना। एटलीस्ट हमें जॉब सिक्योरिटी और उसके लिए तो हमें ज्वाइन करना ही करना है, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको ये चीज़ ध्यान देनी चाहिए। तो एक अधिशासी अधिकारी का पद मुझे बहुत अच्छा लगता है, उसको भी तीसरे नंबर पे भी रख सकते हैं आप। और जिला पंचायती राज अधिकारी की यदि पोस्ट है तो उसको रखना चाहिए आपको, इन्हीं को तीसरे चौथे में आप रख सकते हैं। एक आपका ARTO का पद होता है। ARTO मतलब सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, जो RTO और फिर ARTO, आप हर जगह RTO ऑफिस होते हैं, तो परिवहन अधिकारी के तौर पे ये बहुत अच्छा मुझे पद लगता है। ARTO का पद भी, इसको जो है आप 5वें नंबर पे रख सकते हैं। अब इन पदों के बारे में कभी मैं डिटेल से एक एक पद के बारे में आपको बताऊंगा, बताने लग गया तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। तो एक पद मुझे ये पसंद आता है, चौथे या 5वें नंबर पे ARTO का पद बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद आपके जिन लोगों को ये लगता है कि भाई हमें पुलिस डिपार्टमेंट पे बड़ा प्यार है, और कई बार होता है DYSP की पद बहुत कम आते हैं या फिर नहीं होते हैं, तो अधीक्षक कारागार यानी जेलर का भी पद है यहाँ पर, बहुत अच्छा पद है, आप इस पे भी जा सकते हैं। कारागार प्रशासन पूरा का पूरा अधीक्षक कारागार के हाथ पे होता है, बहुत शानदार पद है, और आप पुलिस डिपार्टमेंट से भी जुड़े रहेंगे। देखो जो भी हो, जिम्मेदारियां सब पे हैं, लेकिन जो जिम्मेदारी DYSP के पास होती है उससे जिम्मेदारियां थोड़ा सा कम रहती हैं, बट ओवरऑल बहुत बड़ा पद है ये, तो आप इसको रख सकते हैं 5वें 6वें नंबर पे आप रखें। फिर एक आपका पद होता है कार्यकारी अधिकारी का, पंचायती राज अनुभाग 2 में एक पद आपका, ये भी मुझे बहुत सही लगता है। तो मतलब ये टॉप 10 की बात कर रहा हूँ, बाकी तो फिर आप पे ग्रेड के हिसाब से देखते ही देखते हैं पद। एक पद को लेकर जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है बच्चों को, वो होता है नायब तहसीलदार का पद। देखो मजिस्ट्रेट पावर 2 लोगों के पास होती हैं तहसील में, एक तो आपका SDM होता है और दूसरा नायब तहसीलदार का पद भी है। लेकिन नायब तहसीलदार पद के साथ है क्या, जो उसका पे ग्रेड है वो 4200 पे ग्रेड पे है। तो चूँकि बहुत सारे लोग फिर ये भी दिमाग लगाते हैं कि ये थोड़ा सा पेमेंट का भी इशू है ना, सब चाहते हैं, तो पे ग्रेड थोड़ा सा इसको आप लास्ट में ही रखें, बट ओवरऑल प्रायोरिटी में आपके ये भी रहना चाहिए कि यदि आपको मजिस्ट्रेट पावर और यदि आपको एक जो है ये चीज़ महसूस करनी है, आपकी गाड़ी में मजिस्ट्रेट होना चाहिए, तो नायब तहसीलदार का पद भी अपने आप में बहुत मस्त, बहुत अच्छा पद होता है। तो इसको आप ज़्यादा मतलब इसको तो आप पे ग्रेड के हिसाब से ही देख करके चलिए। इसके अलावा देखिए और बहुत सारे पद होते हैं, कुछ नए पद भी हर साल जुड़ते हैं। तो जैसे प्रधानाचार्य की इस बार पोस्ट थी, तो वो तो स्पेशल एलिजिबिलिटी पे ही है, जिन बच्चों के पास स्पेशल होगा वही इसको जुड़ पाएगा। बाकी एक पद होता है उप निबंधक का, लेकिन उप निबंधक का ये निबंधन विभाग का होता है, इसके लिए लॉ की डिग्री चाहिए होती है, लीगल डिग्री, विधि से जुड़ा हुआ व्यक्ति होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से फिर ये स्पेशल कैटेगरी पे चली जाएगी ये पोस्ट। इसके बाद कार्यकारी अधिकारी है, फिर आपका जिला कमांडेंट होमगार्ड का एक, आपका होमगार्ड अनुभाग भी डिपार्टमेंट में जिला कमांडेंट होमगार्ड का एक पोस्ट होता है, ये भी बहुत अच्छा पोस्ट है, तो आप 9वें नंबर पे 8वें नंबर पे इसे रख सकते हैं। जिला गन्ना अधिकारी का इस बार पोस्ट काफ़ी मतलब जनरल वालों के लिए तो नहीं था, 3 ही पोस्ट आई थी, एक आपकी जो है अनुसूचित जाति के लिए था और एक शायद जनजाति के लिए 2 पोस्ट थी, तो जनरल के लिए इसमें भी पोस्ट नहीं थी, जिला गन्ना अधिकारी की भी पोस्ट थी। तो ओवरऑल मतलब टॉप 10 में आप इस तरीके से पोस्टें दे सकते हैं। आपको पहले समझना होगा कि उस पोस्ट की स्थिति क्या है और मुझे क्या करना है, एटलीस्ट मैं कहाँ जा कर के अपने आप को फिट कर पाऊँगा। 2 तरीके के बच्चे होते हैं सिविल सर्विसेज में, एक जिनका अंतिम टारगेट होता है कि मुझे IAS बनना है, यानी UPSC क्वालिफाई करके सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब पे ही काम करना है, तो वो क्या करते हैं, लेकिन वो देते हैं PCS, देना भी चाहिए मेरे हिसाब से, कभी भी इतना रिजिड नहीं होना चाहिए आपको। आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए खुद को सेटल करना, ठीक है। प्रशासनिक सेवाओं में चाहे आप राज्य लोक सेवा आयोगों में हो जाएं, चाहे आप संघ लोक सेवा आयोग, तो अंतिम रूप से है ही आपका। तो ऐसे में थोड़ा सा आपको ये चीज़ बहुत दिमाग में, बहुत ध्यान से, क्योंकि देखिए बहुत जब आप जाएंगे ना, अभी तो मान लीजिए चलो सिलेक्शन की बात है, लेकिन तैयारी अच्छी करोगे तो आपका होना ही होना है, मतलब उसको लेकर के दुविधा ना रखें, तैयारी बढ़िया से करो, पहले से पूरा सिलेबस कंप्लीट करो, और फिर आपको इसमें भी ध्यान रखना है कि एटलीस्ट आपको कहाँ पे जाके आपकी जर्नी रुकेगी। तो इंटरव्यू में एक बहुत बड़ा पहलू, बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न ये बच्चों का होता है। अभी इंटरव्यू स्टार्ट हो रहे हैं, मैंने आप लोगों से बोला था कि कुछ इंटरव्यू के स्पेशल सेशन में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, तो उस पर अभी हम काम करना चालू करेंगे।
जल्द ही मैं आप लोगों को कुछ पर्टिकुलर चीज़ें, खासकर जो कॉमन चीज़ें होते हैं, कॉमन क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं इंटरव्यू को लेकर के, उन पे मैं 2-4 सेशन लेकर के आऊँगा ताकि एक सही दिशा आपको मिल सके कि आपको कैसे एग्ज़ाम हॉल पे जा कर के ड्रेस कोड को लेकर के कि क्या ड्रेस आपकी होनी चाहिए, है ना, और किस तरीके के क्वेश्चंस में कुछ कॉमन क्वेश्चंस जो होते हैं, जैसे एक क्वेश्चन आपका यही होता है कि आप सिविल सर्विसेज में क्यों जाना चाहते हैं। ये प्रश्न बड़ा कॉमन है। कोई भी काम आप कर रहे हैं तो उसके करने के पीछे का आपका मकसद क्या है। अब देखो, इसके आंसर सबके अलग अलग भी हो सकते हैं और सबके कॉमन भी हो सकते हैं, बट आपको ऐसा आंसर देना जिससे आप खुद सेटिस्फाइड हो, आपको भी अंदर से संतुष्टि हो। चीज़ें बनावटी रखना इंटरव्यू के लिए बहुत घातक होता है, ये समझ लीजिए। यदि कहीं पर भी एग्जामिनर को एक छोटा सा भी मिस्टेक आपका ये निकल के आया कि आप जो है थोड़ा सा भी फेक पर्सनालिटी हैं, तो आपके पूरा का पूरा इंटरव्यू, चाहे आप बहुत अच्छा आपने एक एक चीज़ें बताई हों, सब कुछ आपका तबाह हो जाएगा, पूरा इंटरव्यू। तो इसके लिए एक डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म भरवाया जाता है आपका, जिसको DAF बोलते हैं, है ना। DAF में सारी जानकारी आपकी ले ली जाती है पहले से, आपकी हॉबी क्या है, आपको इन चीज़ों पे काम करना चाहिए। बहुत सारा, अभी कल क्या था, अभी रिजल्ट आते ही कल डेट आ गई, कुछ 1-2 स्टूडेंट तो आपके 21 तारीख वाले में पड़ गए हैं, पहले ही उन्हीं का है। तो कल ऐसे ही डिस्कशन चल रहा था, तो उनका ये था कि अब चूंकि हॉबी पे कभी सोचा ही नहीं, हॉबी पे जनरली मान लो आपको लिखना भी है तो आप क्या लिखोगे बताओ, दिमाग में 2 ही चीज़ 3-4, तो थोड़ा सा हॉबी वगैरह के लिए भी सोचना है आपको, या हॉबी नहीं है तो डेवलप करिए हॉबी, कुछ ना कुछ जेन्युइन हॉबी डेवलप करिए। वहाँ बस दिखाने के लिए आप हॉबी नहीं लिख के आएंगे, तो आपको थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना। हॉबी का मतलब क्या होता है, देखो सिंपल सा मैं बताता हूँ आपको, उसी हिसाब से आप इसको लेकर के चल सकते हो। एक तो मुख्य कार्य आपका ये है जो करियर से जुड़ा हुआ है, पढ़ाई का कार्य, है ना, पढ़ते ही आ रहे हो आप लोग। जब आपको पढ़ाई नहीं करनी है तो उसकी जगह पे दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य आप करना चाहो वो क्या हो सकता है। जैसे मेरे से पूछोगे तो मेरे लिए टूरिज़्म है, पर्यटन मुझे बहुत पसंद है। मतलब मैं यदि यहाँ से फ्री होऊंगा तो मैं भाग जाऊँगा कहीं पे घूमने टहलने देखने, तो मेरे लिए पहली प्रायोरिटी में टूरिज़्म है कि मुझे पर्यटन बहुत पसंद है। अब लेकिन मैंने हॉबी चलो पर्यटन रख भी ली, लेकिन अब पर्यटन यदि मैंने रखी है तो फिर पर्यटन मैंने किया भी होगा, और यदि मैंने पर्यटन किया है तो फिर मुझे नॉलेज भी होगा चीज़ों को लेकर के, तो उससे जुड़े हुए बहुत सारे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो हॉबी का मतलब है कि अब पर्यटन के अलावा किसी को कुकिंग पसंद है, कोई बहुत अच्छा स्पोर्ट खेलता है, कोई ना कोई, है ना, बुक रीडिंग भी हो सकता है आपका। लेकिन बुक रीडिंग में फिर आप पकड़े जाओगे, ऐसा थोड़ा ना होगा कि आप 5-6 साल 10 साल 15 साल 20 साल में आप 2 ही 4 किताब पढ़े होगे। हॉबी वो आपकी एक जेन्युइन चीज़ होती है, यदि नहीं है तो आप उसको डेवलप करेंगे, आपको उसको समझना होगा। अच्छा चलो, मूवी देखना भी हो सकता है आपका, गाने सुनने भी हो सकता है कि चलो आपको गाने पसंद है, बट आपको उसके बारे में फिर नॉलेज भी तो होगा वैसा, तो उससे फिर प्रश्न बनते हैं आपके। आपकी पसंद है एक तरीके की हॉबी, जिसको आप पढ़ाई के बाद, क्योंकि ये आपका मुख्य कार्य है, इसके बाद आप करेंगे। आपकी अध्यात्म में रुचि एक तरीके से समझ सकते हैं, हॉबी एक तरीके की आपकी रुचि है ना। इथिक्स मैंने पढ़ाया ना रुचि के बारे में। तो आपको एक तरीके से, जैसे खाना भी, बहुत फूडी व्यक्ति भी हो सकते हैं आप, खाना भी आपको बहुत पसंद हो सकता है, समझ रहे हैं ना बात को। तो आपको ये चीज़ को ध्यान में रखना होगा। मुझे पर्यटन देखो इतना पसंद है कि मैंने पूरा एक एपिसोड ले आया, मैं एक सीरीज़ तक ले आया, क्योंकि मुझे वो बड़ा मज़ा आता है। मैंने पढ़ा, कोई नहीं कर रहा, आप देखोगे ऑन द स्पॉट जा कर के वहाँ पे कोई 2-4 घंटे खुले में ऐसे कोई नहीं पढ़ा रहा, बट ये जब आपके अंदर से होगा ना तो आप कुछ ना कुछ उसमें क्रिएशन करोगे, है ना। आपके अंदर सोच होगी कि यार मुझे टाइम मिलेगा ना तो मैं कहीं ना कहीं जाके एक्सप्लोर करूँगा अपने आप को, अपने टाइम को, ठीक है। और टूरिज़्म में मतलब मैं आपको बहुत हर चीज़ बता दूंगा। कभी भी आपको टूरिज़्म करना हो कहीं का, मैंने हर एक स्टेट पे अपने, मेरा एक पूरा मानचित्र है, मैप है, वो मैंने डिजिटली बना रखा है, अपनी ट्रिप डिज़ाइन कर रखी है कि कभी लाइफ में टाइम मिलेगा तो मैं ये ट्रिप ज्वाइन करूँगा, यहाँ से यहाँ जाऊँगा, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और वहाँ के हर एक स्टेट में आपको 10-10, 20-20 प्लेस बता दूंगा कि ये प्लेस आपको जाना चाहिए, यहाँ जाना है। केरल जाना है तो अच्छा केरल में यहाँ जाना है ना। आपको तमिलनाडु जाना है तो यहाँ ऐसे ऐसे जाना, इसकी डिस्टेंस इतनी पड़ेगी, डिस्टेंस के साथ भी बता दूंगा आपको। बिहार जाना है तो बिहार में यहाँ ऐसे ऐसे जाना, तो ये चीज़ें आपको ईजिली मिल जाएंगी। तो ये आपका काम क्या होता है, ये जब आपको चीज़ें उस हिसाब से पसंद होंगी
तो फिर आप उसी हिसाब से रुचि रखोगे। तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप भी टूरिज्म रख लो, क्योंकि अब आप ऐसे थोड़ा ना रखा जाता है, वो तो हॉबी के ऊपर है ना। एक समय था कि जेब में पैसा भी नहीं हुआ करता था, मैं आपको सही बता रहा हूँ, तो मैं पैदल घूमा हूँ दिल्ली। मैंने एक पैसा नहीं खर्च किया है। दिल्ली में 40 रुपये का एक पास बनता था ग्रीन बस में, उस टाइम पे जब मैं था, और आज भी मेरे ख्याल से होगा, तो काफ़ी टाइम हो गया मुझे ग्रीन बस में बैठे हुए। या मेट्रो है, उससे हमने पूरा दिल्ली घूमा है। या फिर पैदल जहाँ पे मिल जाता था तो पैदल घुमाते थे। तो ये घुमक्कड़ी जिज्ञासा हो गई। तो ऐसे आपको अपनी एक हॉबी ऐसी रखिए, एक दो हॉबी ऐसी रखिए, उस हॉबी के बारे में आपको फिर मज़ा भी आए। यदि कुकिंग है तो फिर कुकिंग में फिर आपके पास भी तो होना चाहिए ना कुछ खुद की रेसिपी भी तक होनी चाहिए। तो मतलब उस चीज़ को आपको एक गहनता से जिससे आपका जुड़ाव हो जाता है, वही आपकी हॉबी बन जाती है। किसमें नहीं हो रहा? हाँ, तो खाना पसंद नहीं है, ठीक है, घूमना भी पसंद नहीं है, और न्यूज़पेपर पढ़ना, वो तो आप मजबूरी में पढ़ रहे हैं क्योंकि आपको उससे न्यूज़ मिल रही है, आपको एग्जाम देना है। एक फील्ड में मेरा इंटरेस्ट है कि मैं जहाँ भी रहता हूँ, जिस सोसाइटी में रहता हूँ, सोसाइटी में क्या प्रॉब्लम है उसको ऑब्जर्व करता हूँ, उसके बाद उसकी प्रॉब्लम मतलब सॉल्यूशन क्या होता है, ये क्या किया। अब इसी पे क्वेश्चन बन सकते हैं, आपने अभी तक क्या किया, कितना क्या क्या उसको, तो उसके लिए आपके पास चीज़ें होनी चाहिए। मैं में रहता था सर, आज से लगभग 5 महीने पहले, तो वहाँ पर मतलब गड्ढे हो गए थे और साल भर पानी भरा रहता था। इसको बोलते हैं कि आपको समाज सेवा पसंद है, ठीक है। अब समाज सेवा को लेकर के आपके पास स्ट्रॉन्ग सारी चीज़ें होनी चाहिए कि भाई मुझे सामाजिक समस्याओं से सरोकार है, लोगों की प्रॉब्लम्स को मुझे, अब ये आप देखो, चूँकि ये सिविल सर्विसेज के लिए मुख्य तत्व है आपका, आईएएस या पीसीएस एग्जाम के लिए सबसे प्रमुख तत्व है कि आपको सामाजिक सरोकार होना चाहिए आपके अंदर, सामाजिक पीड़ाओं से आप भी विचलित होने चाहिए। तो ये विचलन है आपका, लेकिन अब उसको लेकर के आपसे फिर बहुत सारे प्रश्न बन जाएंगे। देखो हॉबी ठीक है, अच्छा है, ये भी हॉबी है। हॉबी का मतलब ये थोड़ा ना कि हॉबी को हम किसी बाउंडेशन में बांध सकते हैं। हॉबी को एक खुले विचारों से सोचना है कि मैं एक्चुअली मुझे क्या पसंद है। अब आप कहो सर जब भी मैं फ्री होता हूँ मुझे सोना पसंद है, ये आलस्य है, इसको हॉबी में नहीं गिनते हैं, है ना, कि सर मुझे बस नींद आती है, मैं बिल्कुल ज़बरदस्त वाली नींद लेता हूँ। आप लिख भी नहीं सकते हो कि हॉबी में आपकी सोना आपकी हॉबी है, नहीं तो ऐसे तो फिर आप कल के दिन एडमिनिस्ट्रेशन में जाओगे, वहाँ सोते ही रहोगे। हॉबी जो आपका सकारात्मक विकास करे, जो आपकी वैल्यू एडिशन करे, जो आपको एक स्किल डेवलपमेंट दे, समझ रहे हैं। जैसे आपने जो कहा, एक हॉबी ये हो सकती है कि लोगों से सरोकार रखना, लोगों से मिलना, पीपल टू पीपल कांटेक्ट क्रिएट करना, ये भी एक हॉबी हो सकती है कि आप लोगों, लेकिन फिर दायरा आ जाएगा कि भाई कितना दायरा है, वो कोई ना कोई प्रश्न निकलता है उससे। तो हॉबी, आपको हॉबी में काम करना चाहिए अपने, मतलब बहुत कम लोग रुचि, आपको सिर्फ एक ढर्रे में कोई किताबी कीड़ा बन के नहीं रहना है, आपको अपने आप को एक्सप्लोर भी करना है। मैं कह रहा हूँ चलो मूवी देखना ही पसंद है, वेब सीरीज़ भी देखना, वेब सीरीज़ भी देखते हैं, लेकिन अब यदि वेब सीरीज आप देखते भी होंगे आमतौर पे, ऐसा नहीं कि वेब सीरीज आप बिल्कुल नहीं देखते होंगे, सब देखते हैं। मैं भी मूवी देखता हूँ, मैं तो यहाँ तक कि लेटेस्ट भी आती है तो भी निपटा देता हूँ, जैसे थॉर आई में देखा है, तो मैं कोई भी मूवी भी नहीं छोड़ता। लेकिन एटलीस्ट आपको फिर उसके बारे में नॉलेज भी होना चाहिए प्रॉपर, कि आप जानते भी हो कैसी मूवियाँ आपको पसंद है, किस टाइप की मूवियों में आपको अच्छा लगता है। जैसे मुझे जो है, यदि किसी पर्सनालिटी की आ गई है ना, कोई भी व्यक्तित्व से जुड़ी हुई मूवी होगी या कोई साइंस फिक्शन की मूवी होगी, जैसे मार्वल सीरीज जितनी भी अच्छी लगती हैं, तो मार्वल में आ गई, कॉमेडी भी होती है, वो भी होता है, या साइंस फिक्शन में बहुत सारी मूवियाँ, इलीजियम है, मैंने बहुत सारी मूवी, हॉलीवुड की मूवी बहुत देखता हूँ। लेकिन तो आपको मतलब वो चीज़ों की फिर समझ भी होनी चाहिए कि हाँ भाई प्रॉपर है, चीज़ों को लेकर के करना हो। वेब सीरीज़ में भी आप कहोगे तो मैं OTT प्लेटफॉर्म पे भी टाइम इन्वेस्ट करता हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं देखते। तो आपको कोई भी काम करना है तो उस काम के प्रति आपका एक अवेयरनेस होना चाहिए, एक रुचि होना चाहिए। यूट्यूब पे ऐसे बहुत सारी सीरीज़ बनी जिन सीरीज़ को व्यक्तिगत तौर पे मतलब उन पे दिया गया, जैसे मैंने आपको कई सारी सीरीज़ बताई भी हैं कि UPSC एस्पिरेंट के तहत आपको देखनी चाहिए। तो ऐसा नहीं कि आप यूट्यूब से हट जाओगे या फिर आप सिनेमा नहीं देखोगे, है समाज में है ये चीज़। साहित्य में यदि किताबें कह दोगे तो किताबें भी मैंने बहुत सारी पढ़ी हैं। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि अब बुक्स में कोई कहेगा तो मुझे स्पिरिचुअल बुक्स बहुत पसंद है, कोई आध्यात्मिक बुक्स, मैंने आध्यात्मिक में बहुत सारी किताबें पढ़ डाली अभी तक में। तो ये चीज़ आपको तय करना है, आपके पास एक लिस्ट होनी चाहिए और आपको उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। बिना उसके आपको किसी भी तरीके से। सर आपकी एसएससी क्लास करने के बाद मैंने अपने मतलब विधायक के खिलाफ ITI दाखिल कर दिया था, तो आपके एड्रेस पे सर, तो
घर वाले से इतना प्रेशर आया कि भैया बोलते अब जेल में ही अपनी तैयारी करना, बहुत हो गया। सही बात है। तो मतलब उन्होंने देखो एक चीज़ बता रहा हूँ, एक बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं जो करप्शन कर रहे हैं, मेरे पास पढ़ा है मैंने, जो बहुत सारे लोग हैं। देखो समझो, अभी हमारा टाइम जो चल रहा है, आपका जो स्टूडेंट लाइफ चल रही है, ये अर्जन करने का समय है। मैं हमेशा एक चीज़ सिखाता हूँ, अभी हम संपूर्ण नहीं हुए हैं। कई बार होता है तैयारी करते करते आपको जोश आ सकता है, ठीक है, लेकिन अभी जोश में तो रहना ही नहीं है ना, ये उम्र जोशीली है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन अभी आपका अर्जन करने का समय है, ज्ञान अर्जन करने, अभी देने का समय नहीं है। सोसाइटी को दोगे तब ना जब आपके पास होगा, और जब सही अर्जित करोगे तब सही दोगे। कोई भी चीज़ ऐसा ना हो कि भाई अर्जन भी आप ऐसा ही करके और सोसाइटी को आप डिस्टर्ब करने लग जाएं। तो आप अभी जोश में मत आइए, मैं आपको ये सही सलाह दे रहा हूँ, क्योंकि इसमें क्या होगा, मान लो आपने कहा कि आपने किसी भी भ्रष्ट व्यक्ति के खिलाफ आपने आरटीआई की, करना चाहिए। ये हमारा सामाजिक उत्तरदायित्व है कि हमारी सोसाइटी में कोई भी ऐसा अवांछनीय व्यक्ति है, उस अवांछनीय व्यक्ति के खिलाफ हमें जाना चाहिए। यही इथिक्स है, यही इथिक्स में आएगा। कई बार सिचुएशंस आपको दी जाती हैं कि आप किसी प्रशासनिक अधिकारी के अंडर में काम कर रहे हैं और वो गलत काम कर रहे हैं, तो आपको आवाज़ उठानी चाहिए, है ना। गलत के खिलाफ तो आवाज़ उठाना ही सबसे इम्पोर्टेंट है ना, नहीं है। लेकिन अभी जो समय चल रहा है आपका, अभी का समय मैं आपको बता रहा हूँ, मैं रोक नहीं रहा हूँ आपको चीज़ों को, अभी अर्जित करने का समय हमें चीज़ों को। गलत हो रहा है, चारों तरफ गलत हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें गलतियाँ हो रही हैं। हम ऐसा भी नहीं कि उन गलत को सही बोल देंगे, यदि हमसे कोई पूछेगा तो गलत गलत ही रहेगा। ये वैल्यू आपके अंदर होना चाहिए, आपके अंदर इतना पोटेंशियल होना चाहिए कि आप गलत को गलत बोल सको। बहुत सारे लोग तो गलत को गलत ही नहीं बोल पाते हैं। आज के टाइम पे मीडिया में देखिए कितने लोग हैं जो गलत को गलत बोल रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन बोलने वालों की संख्या बहुत कम है ना, समझ रहे मेरी बात को। लेकिन समय किस चीज़ का है आपका, इस बात को भी तो समझिए। क्योंकि जब आप अर्जित कर लेंगे, एक पावर अर्जित कर लेंगे, एक नॉलेज अर्जित कर लेंगे, कुछ ना कुछ अर्जित कर लेंगे, उसके बाद जब आप सोसाइटी में जाएंगे तो सोसाइटी के लिए आप योग्य ऐसा व्यक्ति होगा जो बात कह रहा है तो सोसाइटी के लिए हितकर ही होगी, समझ रहे हैं। तो अभी का समय अर्जन का है। अभी जो कुछ भी आपको यहाँ पे सीखना है ना, जब जाओगे आईएएस के लिए जाओगे, यूपीपीसीएस में एसडीएम बनोगे या डिप्टी एसपी बनोगे, उसकी ट्रेनिंग होगी बाकायदा आपकी। तो अभी ट्रेनिंग पीरियड में हो, अभी चार्ज नहीं है आपके हाथ में। चार्ज जब आता है वो अलग चीज़ होता है, ट्रेनी ऑफिसर अलग होता है। तो अभी समाज के लिए आप क्या हो, एक ट्रेनी हो, अर्जित करना। इसके बाद जब आपको दायित्व मिलेगा तब आपकी जिम्मेदारी है कि आप ना तो गलत करें और ना तो गलत करने दें। आज प्रधानमंत्री जी बैठ के क्या कहते हैं, ना तो खाऊंगा ना तो खाने दूंगा। क्यों कह पा रहे हैं? क्योंकि वो भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनके पास एक अथॉरिटी है, चार्ज है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब वो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी में बैठ के कह रहे हैं तो कितनी बड़ी बात है कि ना तो खाऊंगा ना तो खाने दूंगा, क्योंकि वो एक कर सकते हैं। इस बात को समझना है। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो वो चीज़ आपने की तो मैं उसके लिए गलत नहीं बोल रहा। पोस्ट ऑफिस पे मैं गया था उसको मतलब भेजने के लिए, तो उन्होंने पूछा, वहाँ के अधिकारी लोग बैठे थे, बोले किस लिए है, तो मैंने बताया ऐसी बात है और मैं भेजना चाहता हूँ। उन्होंने 3 दिन मुझको वापस किया, बोले कि फिर सोच के आओ, ऐसा नहीं होता है। कोई बात नहीं, ठीक है। देखो ये चीज़ें होती हैं कई बार सामने वाले के पास, क्योंकि पावर है ना, तो कई बार तो यहाँ तक आज के टाइम पे हमारे समाज की विडंबना क्या है, जो व्यक्ति सही है, गलत किसी ने किया उसके खिलाफ, गलत के खिलाफ एफआईआर नहीं लिखी जाती है। जाइए, कोई नहीं लिखेगा, किसी की हिम्मत ही नहीं है। पुलिस वाले ही हैं, मान लो पुलिस डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत ईमानदारी सत्यनिष्ठा से काम कर रहे हैं, लेकिन सब नहीं कर रहे हैं। वहाँ पर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रताड़ित करते हैं लोगों को, सुनते नहीं हैं। अब यदि वो गलत करें, यहाँ तक कि मारपीट तक कर देते हैं, तो यदि उनके खिलाफ आप डिपार्टमेंट के खिलाफ चले जाइए शिकायत करने, कोई नहीं सुनेगा। तो जब पावर सत्ता होती है, इसी चीज़ को तो कहते हैं आपको हमेशा विवेक से ध्यान वो काम लेना है। आपका विवेक उच्च होना चाहिए, हर चीज़ के लिए विवेक। हमारे यहाँ पे देखो, एक संवैधानिक देश में जी रहे हैं, हमारे पास रूल्स बनाए गए हैं, सूचना का अधिकार दिया गया, हमारे पास जो है आपका सारी चीज़ें, ठीक है, हमारे पास जुडिशरी है। तो कानून काम कर रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहा, वो किसी न किसी स्तर पे कर ही रहा है। मान लो कहीं पे करप्शन भी है, कहीं पे कड़ी कमज़ोर है, तो कहीं पे बहुत मजबूत है।
तो कड़ी जो कमज़ोर है ना, जब उसके दायरे पे आएगी तो निश्चित तौर पे उसको भी मजबूत होना पड़ जाएगा। मतलब पूरा देश आप देखें ना, ये देश कोई श्रीलंका की तरह स्थिति थोड़ी ना इस देश की, है ना, बिल्कुल एक रूटीन से चल रहा है, एक संवैधानिक व्यवस्था के तहत चल रहा है। तो जब संवैधानिक व्यवस्था के तहत चीज़ें चलती है ना, तो डरने की ज़रूरत तो नहीं होती है। बट मैंने फिर आपको कहा कि आपका एम बड़ा है, लक्ष्य बड़ा है, गोल बड़ा है, आप समाज के लिए बहुत योग्य साबित हो सकते हैं। इसलिए अर्जन, अभी सिर्फ अर्जन करना है आप लोगों को, ठीक है ना। और गलत को गलत कहने में कोई बुराई नहीं है, गलत को गलत कहने का पोटेंशियल आपके अंदर होना चाहिए, ठीक है। डरेंगे तो डर के इस समाज में आप भी अराजकता के सहयोगी बन जाएंगे। यदि गलत को गलत नहीं कहते आप, तो भी आप भी तो गलत ही है ना। तो गलत को गलत कहना नहीं है। बट अभी जो समय है, मैंने फिर बताया, अभी आप ट्रेनिंग में हैं अपनी लाइफ की, एक्शन टाइम आ रहा है, नज़दीक ही आ रहा है आप लोगों का एक्शन टाइम सोसाइटी के लिए। या तो हितकर बन जाओगे, या तो बोझ बन जाओगे, या तो कुछ देने लग जाओगे, दोनों चीज़ें होंगी। बोझ कहने का मतलब ये है कि आप डिपेंडेंट हो जाओगे, और या तो उसके लिए पहले अपनी इस पे फोकस करना, पूरी ऊर्जा एक दिशा पे लगानी है, तो बदल पाओगे आप ज़्यादा तेज़ी से, है ना। चलो, ये विषय था। और बाकी अभी इंटरव्यू को लेकर कुछ चीज़ें मैं आपको अभी आने वाले समय पे डिस्कस करूँगा, आप लोगों को बताऊँगा कि कैसे इंटरव्यू वगैरह के लिए आपको प्रिपेयर होना चाहिए और किस तरीके से चीज़ों को लेके चलना चाहिए। हाँ, खंड विकास अधिकारी बहुत 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 ज़बरदस्त पोस्ट है। हाँ, इसको भी रखना है आपको टॉप 10 में। टॉप 10 में खंड विकास अधिकारी की लगभग अभी इस बार जो आई थी 39 पोस्ट के आसपास थी, तो हर साल आती हैं, बहुत ज़बरदस्त पोस्ट हैं, और ये भी टॉप 10 का हिस्सा होना चाहिए। तो टॉप 10 में देखो, मैं यदि एग्जैक्ट बताऊँ, डिप्टी कलेक्टर होना ही चाहिए नंबर 1 में, दूसरे नंबर पे पुलिस उपाधीक्षक की पोस्ट होनी चाहिए, तीसरे नंबर पे मैंने आपको बताया जिला पंचायती राज अधिकारी की हो जाए, यदि ये नहीं है तो अधिशासी अधिकारी है या खंड विकास अधिकारी है, ये पोस्ट भी आपकी बहुत अच्छी है। इसके बाद ARTO की पोस्ट है, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी। ARTO का भी एक अपना अलग रौला चलता है, दबदबा होता है ना। तो ARTO की पोस्ट आपकी मतलब पब्लिक डीलिंग की पोस्ट है, आपको फील्ड की भी पोस्ट है, सब तरीके से। फिर इसके बाद कार्य अधिकारी पंचायती राज का, फिर अधीक्षक कारागार जेलर की पोस्ट है, उप निबंधक यदि आपके पास लॉ का है, विधि वगैरह का है, तो उप निबंधक है। बाकी और बहुत सारी पोस्ट हैं, सहायक नियंत्रक विधि माप विज्ञान विभाग है, गन्ना निरीक्षक एवं सहायक चीनी आयुक्त की पोस्ट है, सब 5400 पे ग्रेड की पोस्ट है, ठीक है। सहायक भंडार क्रय अधिकारी की पोस्ट है, जिला कमांडेंट होमगार्ड की पोस्ट है, जिला गन्ना अधिकारी की पोस्ट है, सहायक निदेशक उद्यान विभाग की पोस्ट है, जिला परिवक्षा अधिकारी की पोस्ट है। तो ये कई सारी पोस्ट है, क्रम से आप इनको डाल सकते हैं। सहायक शोध अधिकारी की पोस्ट है, वित्त अधिकारी की पोस्ट है। तो उसी सीक्वेंस से जिसका मतलब जो रुचि हो, और थोड़ा सा खुद भी अपने आप को देख करके पोस्ट वाइज रिसर्च करके, और दूसरा है कि आपकी उसमें अर्हता है कि नहीं, विशेष अर्हताएं जहाँ पर मांगता है, फिर आपको तय करना चाहिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत सारी पोस्ट होती हैं, मतलब 1-2 पोस्ट नहीं होती, इस बार 29 पोस्ट थी। कई पोस्टें नहीं भी थी, जैसे बेसिक शिक्षा अधिकारी की पोस्ट नहीं थी। मुझे बहुत पसंद है ये पोस्ट, कि यदि ये पोस्ट होती है तो इसको भी टॉप 10 में आपको रखना चाहिए। हाँ, उसकी विशेष तो देखो अर्हताएँ होंगी, जैसे अभी प्रधानाचार्य ही पद बहुत बड़ा पद होता है, प्रधानाचार्य का भी। हाँ, तो वो चीज़ तो देखो, अब जहाँ पे विशेष अर्हताएँ चाहिए, प्रधानाचार्य का पद छोटा मोटा पद नहीं होता है। हाँ, तो पोस्ट भी अच्छी खासी है। तो आपको मतलब इसीलिए तो कह रहा हूँ मैं, आपको क्यों बोल रहा हूँ कि एकेडमिक रिच बनो, क्योंकि विशेष अर्हताएँ आपकी काम आएंगी कहीं ना कहीं पे। यदि आप अपने एकेडमिक रिच नहीं बनेंगे, केवल नॉर्मल ग्रेजुएट हो गए और आपको लग रहा है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिर नॉर्मल ग्रेजुएट की पोस्ट भी कितनी है। नॉर्मल ग्रेजुएट नहीं रहना है, करते रहना है, कुछ ना कुछ देखते रहना है कि कहाँ पे क्या क्या चीज़ें और मेरे पास अर्हता होनी चाहिए। कहता हूँ बीएड का भी टाइम मिले तो कर लेना, कोई बुराई नहीं है, कोई बुरी चीज़ नहीं होती है। शिक्षा है, देखो शिक्षा में एकेडमिक आप कोई भी प्रशिक्षण प्राप्त करोगे तो आपका व्यक्तित्व का विकास करेगा वो, ठीक है। और मैं हमेशा इस चीज़ की खिलाफत करता हूँ कि डिग्री नहीं लेनी है आपको, बल्कि आपको पढ़ना है, उसको नॉलेज होना चाहिए आपका। अब इंटरव्यू में आपका जो पृष्ठभूमि रही, आपकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि, ये सबसे महत्वपूर्ण होती है कि आप किस शैक्षणिक पृष्ठभूमि से आए हैं, आपने क्या पढ़ा है, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं। तो शैक्षणिक पृष्ठभूमि आपकी महत्व रखती है,
आपकी हॉबी महत्वपूर्ण रखती है, आपने जो वैकल्पिक विषय रख रखा है उसका बहुत इंपॉर्टेंस होता है। इन सबसे ही प्रश्न बनते हैं। और आपका जो डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म है वहाँ पे जो आपने अपना पूरा का पूरा विवरण दिया है वो इम्पोर्टेंस रखता है, उसमें कोई भी फेक चीज़ नहीं डाल देनी चाहिए। दिखावेबाजी से बचना है। कई बार ये लगता है ना रोला दिखा देंगे आयोग के लोगों को, ऐसा नहीं हो सकता ना। वहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं बहुत ऊंचे दर्जे के लोग हैं, एक लंबा एक्सपीरियंस लेकर के आयोग में बैठे हुए हैं वो, है ना। 50-60 साल की उम्र हो चुकी है उनकी और अच्छी खासी उन्होंने अपने इन सब चीज़ों को उन्होंने एक लॉन्ग टाइम एक्सपीरियंस है। कितने अधिकारियों को उनके अंडर पे कितने अधिकारियों ने काम किया होगा। प्रशिक्षण एकेडमियों के भी कई बार जो है लोग सदस्य रहते हैं, ठीक है। तो बोर्ड के मेंबर्स को आप चकमा नहीं दे सकते। और वैसे इंटरव्यू 100 नंबर का है, मेन सी है सारा का सारा। 100 नंबर का इंटरव्यू होता है इसमें, तो बहुत ज़्यादा पैनिक में आने की ज़रूरत यूपी पीसीएस के लिए तो नहीं है। नहीं, अभी इस बार जैसे मुझे सूचना मिल रही है इस बार की रख रहे हैं, और इस बार डिफेंस सर्विसेज से भी शायद ब्रिगेडियर रैंक के भी लोग बोर्ड में बैठेंगे, तो थोड़ा सा हाँ डिफेंस से विज्ञान के भूमि से तो ये थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाएगा। हाँ, न्यायाधीश रैंक के भी लोग, तो इस बार तो अभी रफली आइडिया ही नहीं लग रहा कि क्या होगा बोर्ड के अंदर, ठीक है। आप ही के ऑफलाइन बैच से एक स्टूडेंट थे, उनका पहले ही दिन है, तो मैंने कहा घबराओ मत, अच्छा रहेगा, मुझे पता है कि आपका बहुत अच्छा जाएगा। तो चलो फिर।